क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.4 का हम क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। तो क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है यहाँ पे, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि हमको ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो हम कोई भी सिस्टम को कब बोल सकते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है? हम कोई भी सिस्टम को तभी बोल सकते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है अगर उसका डेल्टा ज़ीरो हो जाए। पहला कि उसका डेल्टा ज़ीरो हो जाए, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि डेल्टा वन डेल्टा टू, हम अगर दो इक्वेशन वाले सिस्टम के लिए बात करें तो डेल्टा वन और डेल्टा टू में एटलीस्ट वन मस्ट बी नॉन जीरो। मतलब ऐसा समझ सकते कि डेल्टा वन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए या तो डेल्टा टू नहीं होना चाहिए। मतलब डेल्टा वन या डेल्टा टू में से दोनों में से कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। और अगर डेल्टा जीरो के बराबर है और इन दोनों में से कोई भी नॉन जीरो नहीं होता तो वो जो सिस्टम हो जाता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है। ठीक है। तो हमको बेसिकली यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि इसका जो डेल्टा निकालेंगे वो जीरो आना चाहिए, और दूसरा कि डेल्टा वन और डेल्टा टू में से एक नॉन जीरो आएगा। बस हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है। तो आप डेल्टा निकालो। डेल्टा हमें कैसे मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो कोफिशिएंट सॉरी जेड तो है ही नहीं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो एक्स का कोफिशिएंट है 2 4, वाई का है -1 -2। एक्सपैंड कर दो, देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू -2 -4, बीच में -4 इंटू -1 -4, ये हो जाएगा -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये और ये कैंसिल होके जीरो बच जाएगा। तो देखो अब डेल्टा जीरो आ गया। तो एक तो फर्स्ट वाला कंडीशन तो हो गया। अब हमको सेकेंड में क्या दिखाना है कि डेल्टा वन और डेल्टा टू में से दोनों मतलब एक नॉन जीरो होना चाहिए। या तो डेल्टा वन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए या तो डेल्टा टू नहीं होना चाहिए। तो आप पहले डेल्टा वन निकालो। डेल्टा वन कैसे निकालते हैं, अब देखो डेल्टा को, देखो डेल्टा का वन का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, और किसके साथ करेंगे, इसके साथ, इस फर्स्ट वाले कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज करेंगे। करो, इसके जगह ये लिख दो 5 7 और इसको एज इट इज लिख दो -1 -2। एक्सपेंड करो, देखो 5 -2 -10 -7 इंटू -1 -7, तो -10 + 7 ये आ गया -3, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे ना आप चाहो तो डेल्टा टू निकाल सकते हो, और नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टू अब निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में से एक नॉन जीरो आना था। तो देखो आप देखो डेल्टा वन जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो बस हो गया कि ये जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी डेल्टा टू भी निकालेंगे। आप देखो ना यहाँ पे बोला है कि डेल्टा वन या तो नॉन जीरो होना चाहिए या तो डेल्टा टू नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और है मतलब दोनों में से कोई भी या फिर दोनों साथ में। ठीक है। तो अब देखो अगर डेल्टा वन, पहला ही वाला हम डेल्टा वन निकालें और वही नॉन जीरो आ गया, तो अब हमें क्या चेक करने की ज़रूरत थोड़ी है। अगर मान लीजिए डेल्टा टू नॉन जीरो आ भी जाता है तो भी क्या इनकंसिस्टेंट रहेगा, जीरो आएगा तब भी क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए हम डेल्टा वन को निकालें और वो देखें कि अगर नॉन जीरो है तो वहाँ पे भी रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो फिर डेल्टा टू कैसे निकालते हैं। डेल्टा टू में हम क्या करते हैं, इस वाले कॉलम को इससे रिप्लेस करते हैं, मतलब सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करना होता है इसके साथ। 5 7 और फर्स्ट को एज इट इज लिखो। देखो ये हो जाएगा 7 × 2 14, बीच में माइनस 5 × 2 20। अब देखो ये हो गया -6, तो 10 डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2
दोनों नॉन जीरो हैं। तो therefore the given system of linear equation is inconsistent। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी हमको बिल्कुल यही काम करना है। आप पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालते हैं? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, सॉरी जेड तो है ही नहीं पता, एक्स का कोफिशिएंट 3 - 6, 3 - 6, वाई का कोफिशिएंट 1 - 2, इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? 3 × -6, सॉरी 3 × -2, -6, फिर बीच में -6 × 1, -6, अब ये हो जाएगा -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0। तो दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0। अब आप डेल्टा वन कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। किसके साथ? इसके साथ करो। 3 - 6 की जगह ये लिखो, 5 9, और इसके जगह ये रहने दो 1 - 2। अब आप ओपन कर दो इसको, 5 - 2 -10, बीच में माइनस, 9 × 1 9, ये हो जाएगा -10 - 9 -19, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो बस आप यहाँ पे भी रुक सकते हो। आप देख रहे हो डेल्टा 0 आ गया और डेल्टा 1 नॉन जीरो आ गया, तो हो गया। हमको यही तो दिखाना था कि डेल्टा 0 होना चाहिए, और सेकेंड में कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा 1 तो नॉन जीरो है ही, तो बस आप यहीं रुक सकते हो। लेकिन फिर भी हम डेल्टा 2 भी निकाल लेते हैं। डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं? डेल्टा के सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ। करो, यहाँ पे लिखो 5 9, और इसको एज इट इज 3 - 6 एक्सपैंड कर दो, 3 × 9 27, बीच में माइनस, और ये हो गया -6 × 5 -30, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 + 30 विच इज इक्वल टू 57, और ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो 10 वी हैव, हमारे पास क्या है कि डेल्टा 0 के इक्वल है, एंड डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों नॉन जीरो है। दोनों नॉन जीरो से कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब एक एटलीस्ट हमने बोला है, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों है तो भी चलेगा। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हमको इसको प्रूफ करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो अगर 3 इक्वेशन हो तो क्या बात कंडीशन होता है? सेम होता है। फर्स्ट कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट तब बोल सकते हैं अगर उसका डेल्टा 0 है, और दूसरा बात कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3, इन तीनों में से एक, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। आप फिर से सुनो कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट तभी बोल सकते हैं, फर्स्ट कि उसका डेल्टा 0 होना चाहिए, और दूसरा कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से एक, कम से कम मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो हमें यही दिखाना है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, मतलब हमको दिखाना ही है, तो मतलब पक्का है कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो हम कैसे दिखाएंगे? हम निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे, देखेंगे कि 0 के बराबर आ गया, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालेंगे, देखेंगे उसमें से एक पक्का नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो फिर बोल देंगे कि जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देखो डेल्टा निकालो। डेल्टा हमें कैसे मिलता है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स 3 2 1 -1 1 -2,
-1 1 -2 2 3 -1 2 3 -1। अब आप एक्सपैंड कर दो इस वाले रो से, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है, A11 होता है। तो आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। 2 क्या है, इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक्सपैंड करो, +3 तो यहाँ पे 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × -1 -1, फिर बीच में माइनस -2 × 3 -6, फिर -1 -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 2 × -1 -2, बीच में -1 × 3 3, फिर +2, 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, क्या हो जाएगा 2 × -2 -4, और बीच में -1 × 1 1, ठीक है। 3, अब देखो -1 ये माइनस और ये माइनस, +6 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 -5, ठीक है ना। +2 -4 -1 -5, तो ये हो गया 3 × 5, ये हो जाएगा 1 × -5 2 × -5 -10। तो अब देखो 15 और ये बनेगा -15 0, तो दैट इज डेल्टा आपका 0 आ गया, ठीक है ना। फिर ये हो गया। नेक्स्ट डेल्टा 1 आप निकालो। अब देखो फर्स्ट बात मान गया कि डेल्टा 0 होना चाहिए, तो डेल्टा 0 है। अब नेक्स्ट बात पे देखते हैं कि डेल्टा 1 नॉन जीरो होता है क्यों। अब देखो डेल्टा 1 अगर आप, अब देखो डेल्टा 1 अगर नॉन जीरो आ गया तो आप चाहो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा 1 हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को, ये वाला कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो आप करो, इसके जगह ये लिख दो 3 5 1, और फिर इसको एज इट इज लिखो इन दोनों कॉलम को, -1 1 -2 2 3 -1, ठीक है। उसके बाद अब एक्सपेंड करो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +3 तो ये हो गया 3 के सामने वाला रो, 3 के सामने वाला रो ये वाला, और 3 के सामने वाला कॉलम ये वाला हटा दो, 1 × -1 -1, बीच में माइनस -2 × 3 -6, ठीक है। फिर -1 इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो 5 × -1 -5, बीच में -1 × 3 3, फिर +2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 × -2 -10, बीच में -1 × 1, ये हो गया 1। अब देखो 3 -1 ये माइनस और ये माइनस, +6, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये हो गया -8, ठीक है। और +2 -10 -1 -11। अब देखो 3 6 -1 5 -8, और ये हो गया -22। तो अब देख रहे हो 15 -30, ये हो गया -15, जो कि नॉन जीरो है। तो आप मतलब इन तीनों में से एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू मतलब नॉन जीरो है। बस आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो ये सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं डेल्टा 2 और डेल्टा 3, देखते हैं क्या आ रहा है। हम निकालो डेल्टा 2,
डेल्टा टू कैसे निकालते हैं कि डेल्टा के सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, तो आप इस सेकेंड कॉलम की जगह ये लिख दो 3 5 1 और बाकी इन दोनों कॉलम की जगह एज इट इज लिख दो 3 2 1 2 3 -1। एक्सपैंड करो प्लस माइनस प्लस। अब आप देखो +3, इस 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 × -1 -5, बीच में -1 × 3 3 -3। इस 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 2 × -1 -2 और फिर बीच में माइनस, ठीक है, 1 × 3 3 +2, 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 2 × 1 2, बीच में माइनस 1 × 5 5, ठीक है। तो 3 -5 -3 -8 -3 -2 -3 -5 और ये हो गया -3, ठीक है ना। ये हो गया -24 + 15 -8, टू × 3 -6। तो आप देख लो ये ही -30 बन रहा है, सॉरी -15 बन रहा है, जो कि 0 नहीं है। इसी तरह से आप डेल्टा 3 निकालो। डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं, थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, यहाँ पे 3 है ना, तो आप लिख दो 3 5 1 और इन दोनों का एज इट इज लिखो 3 2 1 -1 1 -2 प्लस माइनस प्लस। एक्सपेंड करो 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 × 1 1, बीच में माइनस -2 × 5 -10, फिर -1, इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, 2 × 1 2, बीच में -1 × 5 5, ठीक है, +3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × -2 -4, बीच में -1, ठीक है, 3 1, ये माइनस और ये माइनस +10, ये माइनस और ये माइनस +1, 2 - 5 -3 3, ये हो जाएगा -5, ठीक है, 3 × 11, अब देखो 1 × -3 -3 और 3 × -5 -15, ये हो गया 33 -3 -15, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ये +15 आ जाएगा, जो कि ये भी नॉन जीरो है। दस क्या है 10 डेल्टा = 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे नॉन जीरो हैं। Therefore the given system of linear equation is inconsistent। अब देखो इन तीनों में से एक नॉन जीरो होना था, तीनों नॉन जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हमको सेम क्वेश्चन है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट होने, हम कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट तभी कह सकते हैं अगर फर्स्ट कि उसका डेल्टा 0 हो और सेकेंड कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो हो, ठीक है। तो हम निकालो डेल्टा। पहले डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स का है 3 2 3 3 2 3, वाई का -1 -1 6
-1 6, z का 215, ठीक है। अब एक्सपेंड करो इस वाले रो से, ये वाला कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट है A11, इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या है, इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, +3, 3 के सामने वाला रो, 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 × 5, -5, 6 × 1 -6, ठीक है। फिर माइनस ऑफ -1, इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 5 10, बीच में माइनस, 3 × 1 3, फिर +2, 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 6 12, माइनस 3 × -1, तो ये हो गया -3, ठीक है। 3 -5 -6 -11, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो है वही रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 - 3 7, +2 12 + 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो गया -33 + 7 12 + 3 क्या हो जाएगा 15, और 15 को 2 से करोगे क्या बन गया यार, 15 को 2 से करोगे 30, तो ये तो 37 हो गया और इधर -33, तो 0 के इक्वल आया ही नहीं। 3 2 3 -1 -1 6 2 1 5 3 -5 -6, ठीक है, -1 + 1 हो गया, ठीक है। 5 2 10 10 - 3 7, फिर 6 12 12 + 3 15, और 15 को 2 से करोगे 30, अब देखो हमने तो सारा कुछ हमने ठीक ही करा है, तो ये जो है ना, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, देयरफॉर दैट इज डेल्टा विच इज इक्वल टू 4, जो कि नॉन जीरो है। तो अब देखो पहला कंडीशन ही क्या होना चाहिए था कि डेल्टा 0 होना चाहिए था, तो ये फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करा, तो फर्स्ट कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करा तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिंस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्व, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ये दिखाना है कि ये जो अब 26 से 30 जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे वो उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कब बोल सकते हैं कि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि डेल्टा 0 के बराबर होना चाहिए, और दूसरा कि डेल 1 डेल 2 डेल सारा के सारा 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब निकालो डेल्टा, पहले निकालो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 2 -1 1 2 -1, वाई का कोफिशिएंट है -1 1 -2 -1 1 -2, और जेड का है 1 -1 2, ठीक है।
अब आप एक्सपेंड करो, और एक्सपेंड कैसे करते हैं, इस वाले रो से एक्सपेंड करें तो ये वाला एलिमेंट होता है a11, अब इन दोनों का सम करो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख लो, ठीक है। अब आप एक्सपेंड करो, देखो +1 तो 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस 2 × 1 2, मतलब -2 - 1 2 हो जाएगा। फिर माइनस ऑफ -1, तो -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, देखो 2 × 2 2, बीच में माइनस -1 × -1 1, फिर 1 1 +1 के सामने वाला, इस +1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, 2 × 2 -4 -1 × 1 माइनस, और ये हो जाएगा -1 × 1 -1, और यहाँ पे माइनस पहले का तो +1, तो आप देखो ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, और आप देखो ये 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 1, -4 × 1 -3, तो 1 -3, ये हो जाएगा -2। आप यहाँ पे देखो गलती हो गया हमसे, इस 1 को जब हटाओगे तो 2 × 2 4 होगा ना, तो 4 - 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 3 - 3 0, तो डेल्टा 0 आ जाएगा। अब आप इसी तरह से Δ1 Δ2 Δ3 निकालो। Δ1 कैसे, Δ1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, करो इसके जगह ये लिख दो 3 2 1, और बाकी एज इट इज लिखो 1 - 1 - 2 1 - 1 2, एक्सपेंड करो, प्लस माइनस प्लस +3 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 2 2, बीच में माइनस -2 × -1 2, ठीक किया ना मैंने, ठीक है। माइनस ऑफ -1, -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, 2 × 2 4, 1 × -1, यहाँ पे माइनस पहले का है और 1 × -1 -1 हो गया, और यहाँ पे माइनस पहले का है तो +1 हो जाएगा। फिर 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, 2 × 2 -4 -1 × 1 1, तो ये तो 0 हो गया, 2 - 2 0 खत्म, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 1 5, और -4 - 1 -5, और -5 को 1 के साथ करो -5, तो 0 हो गया। तो डेल्टा भी अभी तक 0 है, Δ1 भी अभी तक 0 है। नेक्स्ट आप Δ2 निकालो। Δ2 कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, डेल्टा के सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं इसके साथ, करो इसके जगह ये लिख दो 3 2 1, और बाकी जो भी है एज इट इज लिखो 1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस, अब आप एक्सपेंड करो, +1 तो 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 2 4 -1 × 1 -1, ठीक है। फिर -3, इस 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दिए, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 2 4 -1 × 1 1 -1 × 1 1, तो 1 +1
1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस 2 इंटू 2 -2 और माइनस पहले का तो +2 हो जाएगा। तो 1 4 ये माइनस और ये माइनस +1 -3 4 - 1 3 और 1 2 + 2 4। ठीक है, 4 + 1 5 3 इंटू 3 9 और 1 इंटू 4 4, तो ये हो गया 0। 5 + 4 9 और -9 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप डेल्टा 3 निकालो। डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे? डेल्टा के थर्ड वाले कॉलम को इंटरचेंज करेंगे इसके साथ, थर्ड वाला कॉलम, ये वाला कॉलम इंटरचेंज करो, 3 2 1 और बाकी एज इट इज लिखो 1 2 -1 -1 1 -2। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो, तो अब देखो प्लस माइनस प्लस +1, तो यहाँ पे 1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो अब देखो 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2 -4 और माइनस पहले का तो +4 हो जाएगा। ठीक है ना, -1 और फिर इस -1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो देखो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस -1 इंटू 2 -2 हो गया और यहाँ पे माइनस पहले का तो +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर +3, तो +3, अब देखो ये लिया +3, 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटा दिया। अब मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 2 इंटू 2 -4, फिर माइनस लगाओ और फिर -1 इंटू 1 -1, तो यहाँ पे लिख दो -1। तो 1 1 + 4 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये हो गया 4, ये हो गया -5। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो 5 + 4 और ये हो गया -9, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो 10 वी हैव हमारे पास क्या है, डेल्टा जो कि 0 के इक्वल है, एंड डेल्टा 1 0 के इक्वल है, डेल्टा 2 0 के इक्वल है, डेल्टा 3 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, ये सारे 0 के इक्वल है। तो देयरफॉर अब देखो, हम कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोल सकते हैं कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तो है, लेकिन उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कब? कि पहला बात ऐसा हो कि डेल्टा 0 के इक्वल हो, और दूसरा बात ये मान जाए कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सारा 0 के बराबर हो। तो कुछ ऐसे ही हो रहा है क्या यहाँ पर? तो अब देखो कुछ ऐसे ही हो रहा है, डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा 0 है। हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर द, यहाँ तो लिखते हैं ना, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation has infinite number of solution। ठीक है, infinite number of solution। और अब देखो फिर बोला एंड सॉल्व, और उनको सॉल्व भी करो। तो अब देखो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आप सोचो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? तो आप इसका टेक्निक क्या होता है ना, आप इन तीनों वेरिएबल में से, आप ध्यान से सुनो, इन तीनों वेरिएबल, आपके पास 3 इक्वेशन है, तो आप आराम से 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है,
तो हम आराम से उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिक्कत कब होता है, जैसे अगर आपके पास 3 वेरिएबल हो और इक्वेशन 2 हो, तब दिक्कत होता है, दिक्कत तब होता है। लेकिन अगर 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तब कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल है 4 इक्वेशन, तब तो और बहुत आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें इसके बारे में भी नहीं जानना है, और ना ही हमें इसके बारे में जानना है कि अगर 2 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व, मतलब अगर 2 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन अभी हमें नहीं पढ़ना, मतलब क्या करेंगे, एक को 0 पुट कर लेंगे ना, तो 2 की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब देखो हमारे पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, हम इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और वो भी इनफाइनाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को कुछ आर्बिट्ररी के बराबर ले लेंगे, लेट z इक्वल टू के। ठीक है, हम ऐसा लेंगे, हमने यहाँ पे z को k के इक्वल ले लिया, k यहाँ पर कोई सा भी रियल नंबर है, तो हो गया ना आर्बिट्ररी। ये इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होता है, तो z की वैल्यू भी इनफाइनाइट हमने ले ली, तो हमने एक की वैल्यू लेके चलेंगे, हमने z की वैल्यू k ले ली। अब देखो हम कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब हम ना इन तीनों इक्वेशन में से अब हम z को k ले चुके हैं, मतलब z की वैल्यू k आ चुकी है, मतलब z की वैल्यू आई है इन द टर्म्स ऑफ k, तो एक की वैल्यू आ गई ना, तो हम अब इन 3 इक्वेशंस को नहीं लेंगे, अब हम सिर्फ इन तीनों में से कोई सा भी 2 इक्वेशन को ले लेंगे। क्या करेंगे, कोई सा भी 2 इक्वेशन को ले लेंगे। तो आप इसका नाम दे दो, ठीक है, कोई सा भी 2 इक्वेशन ले लिया हमने। तो हम क्या करें, z इक्वल टू के फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे डालो x माइनस वाई, जेड की जगह k इक्वल टू 3। इस k को आप इधर ले आओ, x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के। फिर आप k की वैल्यू यहाँ पे डालो, 2x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 2। यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल टू, इस k को इधर ले आओ, 2 प्लस के। ठीक है, अब आप देखो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी। आप चाहो तो जो क्लास 10 में पढ़े तो वो वाला भी लगा सकते हो। मतलब 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता था कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही हम लगा देते हैं, क्रैमर्स रूल बार बार क्या ही लगाएं। तो आप इन दोनों को ऐड करो, अब देखो y और y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2x 3x, ये हो जाएगा k और k कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है, अब आप x इक्वल टू 5/3 इन, मतलब एक इक्वेशन ये है, मैं यहाँ पे वापस से लिख दे रहा हूँ यार, x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के और 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस के। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालो, मतलब कोई सा भी इक्वेशन में डालो। तो यहाँ हम यहाँ पे डाल रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के, यहाँ पे डालो, क्या बनेगा 5 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के। इसको उधर माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के माइनस 5/3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5/3 माइनस वाई, एलसीएम लो 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, और इसको इसके साथ 9 माइनस 5/3 माइनस के, तो माइनस वाई इक्वल टू 4/3 माइनस के, ये हो जाएगा y इक्वल टू, आप माइनस इधर मल्टीप्लाई करो, k माइनस 4/3। तो देयरफॉर x इक्वल टू 5/3, k y इक्वल टू k माइनस 4/3 और z इक्वल टू k इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the given
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और आप ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल के देखना, थर्ड वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप हमको कैसे पता चला कि हमें एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिली है? क्वेश्चन में तो बोला था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो आप देखो ना, आप k को 1 लो, k को 1 लोगे तो z 1 हो जाएगा, y क्या होगा 1 माइनस 4/3, 1/3, x 5/3। एक सॉल्यूशन, k को 2 लो एक सॉल्यूशन, k को 3 लो एक सॉल्यूशन, k को 4 लो एक सॉल्यूशन, लेते जाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले ना। तो इस तरह से, ठीक है, इसीलिए हम ना शुरुआत में ही हमने z को k के इक्वल ले लिया था। इसलिए हम अब क्या करना है, आप एकदम मैप बना लो कि अगर हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो किसी भी एक वेरिएबल को आर्बिट्ररी के बराबर लेंगे हम, चलो बोल देते हैं k के इक्वल लेंगे, ठीक है, k के इक्वल लिए, और किन्हीं भी दो इक्वेशन में, क्योंकि अब हम एक वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हमें 3 इक्वेशन की जरूरत नहीं है, 2 ही इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे पास 2 वेरिएबल है। तो आप ऐसा समझ के चलो कि हमको अब सिर्फ 2 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो हम इन तीनों में से किसी 2 में उस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, वहाँ से जो इक्वेशन बनेगा उनको वहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और वहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार आराम से।